रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया एक अमीर घर की बिगड़ी और घमंडी लड़की थी। वैसे तो उसका रंग सांवला था और कुछ ऐसा ही उसका मन भी था। रिया खुद के रंग को ढकने के लिए खूब सारा महंगा महंगा मेकअप करके अपना हुलिया ही बदल लिया करती थी, जिसके कारण बाहर के लोगों को उसके असली रंग का पता ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन रिया की माँ सुमन अपनी बेटी को एक अमीर घर के लड़के विराज की फोटो दिखाते हुए बोलती है, रिया बेटा, ये देख कितना सुंदर लड़का है और अमीर है। मैं सोच रही हूँ कि तेरी शादी की बात चलाऊं, मगर ये इतना गोरा है, सुंदर है, कहीं मना ना कर दे इस रिश्ते से। ओहो मम्मी, तुम भी ना। पापा के पास इतना सारा पैसा है, उसका क्या करेंगे? जब ऊपर जाएंगे तब अपने साथ लेकर जाएंगे क्या? चुप कर, शर्म नहीं आती? अपने ही पापा के लिए ऐसी बातें बोल रही है। जैसा रंग है वैसा ही मन है, कपटी। मम्मी लास्ट टाइम बोल रही हूँ, रिया अपनी मर्जी से जीती है। और रही बात रंग की, तो मैं उसको भी कवर कर लूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर मेरे लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो ना। जिस घर जाएगी उस घर के लोगों को रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हो गया तुम्हारा। अगर हो गया हो तो तुम मेरे कमरे से जा सकती हो। और हाँ, मुझे ये लड़का पसंद है, शादी तो इससे ही करूंगी। और हाँ माँ, अगर इनको मेरे रंग रूप के बारे में किसी ने कुछ भी बताया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी एक ही लड़की है, उसको भी खो दोगी और यहाँ से मेरी डोली नहीं, अर्थी उठेगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद रिया को देखने विराज अपनी माँ किरण के साथ आता है। रिया अंदर कमरे में बैठकर अपना मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी भाभी चारू आती है और उससे बोलती है, रिया दीदी कहाँ हैं आप? दिख नहीं रहा क्या? तुम्हारे सामने हूँ। रिया दीदी, ये आप हो? हाँ, पहचान नहीं पाई ना? यही है मेकअप का कमाल। मगर दीदी, आप ऐसे जाओगे उनके सामने? तो ये सब मैंने तुम्हें दिखाने के लिए तो नहीं किया है। वैसे एक बात बोलूं दीदी? बोलो। दीदी, हम जैसे हैं, अगर कोई हमें वैसा ही पसंद करे ना, तो वो रिश्ता ज्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि उसे हमारी सच्चाई पता होती है। वो हमें पूरी सच्चाई के साथ अपनाता है। ऐसे झूठ बोलकर हम कब तक अपने रिश्ते को निभा पाएंगे? इससे अच्छा है कि आप जैसे हो वैसे ही जाओ उनके सामने। हो गई लेक्चरबाजी? हो गया हो तो जा सकती हो। और हाँ, मुझे तुमसे या किसी और से कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी, आपको जो सही लगे वो करिए। चारू वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रिया खूब सारा मेकअप करके हाथ में चाय नाश्ता लिए सबके सामने आती है। रिया को देखकर उसके भाई पापा अजीब सा मुंह बना लेते हैं और उसकी माँ उसे देखकर मन में बोलती है, हे भगवान, इस लड़की को सोचने समझने की शक्ति दो कि ऐसे झूठ बोलकर रिश्ते नहीं बनाए जाते। तभी रिया विराज की माँ के पैर छूती है। विराज और उसकी माँ को रिया पसंद आ जाती है। घर वालों की सहमति से दोनों का रोका हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन विराज रिया को कॉल करता है और बोलता है, कैसी हो रिया? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? यार कल बाहर चलें? हाँ ठीक है। कहाँ मिलोगे मुझे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे यहाँ से ही पिक कर लूँ। ओके, आना तो मुझे कॉल कर देना। ऐसे ही दोनों की बातचीत होती रहती है और यूं ही अगले दिन विराज रिया को कॉल करता है, मगर रिया उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर था। थोड़ी देर बाद विराज कार से उसके घर जाता है और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। तभी चारू छत से देखती है कि विराज आया है। वो रिया को बताती है। रिया बहुत घबरा जाती है क्योंकि उस टाइम वो बिना मेकअप के थी। वो चारू से बोलती है, भाभी आप विराज से कहना कि रिया घर पर नहीं है, कहीं गई है, ऐसा कुछ भी बोल देना। अब भी समय है दीदी। अपनी खुशी के लिए आप इतना बड़ा झूठ और धोखा दे रही हैं। आप जब खुद को अपनी असलियत में नहीं एक्सेप्ट कर सकती, तो आप लोगों से क्या ही उम्मीद करोगी? जितना बोला है उतना ही करो आप, समझी? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अरे मेरी जिंदगी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं अपने आप देख लूंगी। आप अपनी ये विचारधारा ना अपने पास ही रखो। इतना बोलकर रिया अपने कमरे में चली जाती है। तभी चारू विराज के पास जाती है और उसे अंदर आने को बोलती है। जैसे ही रिया ने बोला था वैसे ही चारू विराज से कह देती है और कुछ देर बाद विराज वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ महीनों बाद रिया और विराज की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। शादी के बाद विराज और रिया की सुहाग रात आती है। रिया घूंघट किए बेड पर बैठी होती है। तभी वहाँ विराज आता है और दरवाजा बंद कर देता है।
जिसके बाद वो उसके पास आकर बोलता है, आज मेरी दुल्हन की मुंह दिखाई है। आज सबसे पहले मैं अपने चांद का दीदार करूंगा। नहीं जी, पहले बताओ मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो, तभी अपना चेहरा दिखाऊंगी। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। रुको, अभी लेकर आता हूँ। विराज रिया के लिए एक डायमंड का हार लेके आता है और रिया को देते हुए बोलता है, ये लो रिया, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ओह, कितना सुंदर है ये, थैंक यू सो मच। अब कर लूँ तुम्हारी मुंह दिखाई? हाँ। विराज रिया का घूंघट उठाता है, जहाँ रिया बिना मेकअप के बैठी होती है। उसे देखकर विराज डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? मेरी बीवी रिया कहाँ है? मैं ही हूँ रिया, यही मेरी असली पहचान है। ये सुनते ही विराज चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। रिया उसको ऐसे देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास आकर बोलती है, माँ जी देखो ना, इनको क्या हो गया। हे भगवान, तू कौन है? माँ जी, मैं आपकी बहू रिया हूँ। माँ जी, सवाल जवाब बाद में कर लेंगे, अभी हम इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। किरण जल्दी से अपने बेटे को पास के हॉस्पिटल में लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, जी देखिए, आपके बेटे को किसी बात का सदमा लगा है। चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर बाद उनको होश आ जाएगा। अच्छा हुआ समय रहते आप उन्हें ले आए। ऐसे ही कुछ समय बाद विराज को होश आ जाता है। किरण अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद किरण रिया के घर वालों को फोन करके बुलाती है। रिया बार बार अपनी सास से माफी मांगती है, लेकिन किरण कुछ नहीं बोलती। तभी उसके घर वाले आते हैं, जिन्हें देखकर रिया और भी ज्यादा रोने लगती है। और तभी किरण बोलती है, मिल गई आपके कलेजे को ठंडक। अरे क्या बिगाड़ा था हमने, जो आप सबने मिलकर हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। मेकअप की आड़ में अपनी ये चुड़ैल जैसे बेटे मेरे फूल जैसे बेटे के पल्ले बांध दी। आज उसकी जो ये हालत है वो सिर्फ आप सबकी वजह से है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरे घर वालों का कोई दोष नहीं है। मैंने ही उनको मजबूर किया था झूठ बोलने के लिए, क्योंकि मुझे विराज बहुत पसंद आ गए थे, प्यार करने लगी थी। बस उनको पाने के लिए ही मैंने ये सब किया। तभी वहाँ विराज आता है और बोलता है, और मुझे पाने के चक्कर में आज मुझे हमेशा के लिए खो दिया तुमने। अगर तुम सच बोलकर मेरे साथ आगे आती ना, तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपनाता, मगर अब मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हाँ, अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना धोखाधड़ी का केस कर दूंगा सब पर। इतना बोलकर विराज रिया को धक्के मारकर निकाल देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हम गलत राह पर चले और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कुछ ना बचे। सरिता एक दिलखुश और बिंदास जीने वाली लड़की थी। उसकी माँ मीना और पिता रमेश उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे और एक दिन उसकी शादी के लिए करण नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ वसुंधरा पुराने ख्यालों वाली औरत थी और पिता नरेश अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो सभी सरिता को देखने उसके घर आते हैं। अरे बहन जी, लीजिए ना, जलेबी खाइए। जी जी बहन जी, लेकिन जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी बस अभी बुलाती हूँ। सरिता अपनी माँ के बुलाने पर वहाँ आ जाती है। आए, कितनी सुंदर और गुणवान बेटी है आपकी। भाई साहब, हमें तो ये रिश्ता 100% मंजूर है। जी मैं और करण अगर एक बार आपस में बात कर लेते तो। बेटा, हम बात कर रहे हैं ना। सरिता करण से बात भी नहीं कर पाती। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद ही वो अपने घर में देखती है कि उसका पति हमेशा उसकी सास के आगे पीछे घूमता रहता, कभी भी उससे 2 मीठे बोल तक नहीं बोलता। इन सब चीजों से उसका मन अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। और एक दिन, माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये साड़ियाँ हैं, कैसी हैं? जरा पहनकर तो बताओ। अरे मेरे लाल, तू लाया है तो सब कुछ होगा एकदम कमाल। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। सुनिए, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारे लिए क्यों कुछ लाऊंगा, मैं अपनी माँ के लिए लाया हूँ बस। अपने पति का प्यार ना मिल पाने की वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन
उसके घर पर करण का दोस्त मोहन आता है, जो सरिता की खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो जाता है। वो उसके दोस्त की खूब देखभाल करती है। तभी उसका पति उससे कहता है, सुन, तू रहने दे, अब अंदर जा और हमारे लिए पकोड़े बना कर ले आ। अरे भाई, तू कैसे बात कर रहा है अपनी बीवी से? थोड़ा तो आराम से बोल मेरे भाई। अरे ये मेरी बीवी है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे बात कर सकता हूँ, और तू जानता नहीं है इनको। आराम से बात करो तो सर पर चढ़कर नाचती हैं ये। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे है तू? अरे आप रहने दीजिए, आप लोग बैठिए, मैं आप सभी के लिए पकोड़े बनाकर लाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जा। मोहन को सरिता पर बहुत तरस आता है और वो उसे सब ठीक हो जाने का दिलासा देता है। सरिता भी मोहन का स्वभाव देखकर उसे पसंद करने लग जाती है। मोहन रोजाना किसी न किसी बहाने से करण के घर आकर उसकी बीवी से मिलता रहता और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बाहर भी मिलने लग जाते हैं। कभी क्लब तो कभी कैफे, दोनों की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही थी। तो दूसरी तरफ करण को भी अपनी बीवी पर शक होने लग जाता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता, मगर धीरे धीरे उसकी जासूसी करना शुरू कर देता है। और अचानक सरिता को भी डाउट होने लगता है कि शायद करण को उस पर शक हो गया है। ऐसे ही एक दिन, अरे क्या हो गया आज तुम्हें? इतना उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि करण को शायद मुझ पर शक हो गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तुम सही कह रहे हो, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वैसे सरिता, वैलेंटाइंस डे का तुम्हारा क्या प्लान है? आखिर अब हम दोनों साथ हैं तो कुछ तो खास होना चाहिए ना? सही कह रहे हो, क्यों ना उस दिन हम दोनों कहीं घूमने चले? अरे वाह, बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें सारी बुकिंग करके अभी बताता हूँ। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ओके, बाय। ठीक है, बाय। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मोहन सरिता के लिए सरप्राइज प्लान करता है और वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले उसे कॉल करके अगले दिन शाम 6 बजे मिलने का बोल देता है। यह सब सुनकर सरिता बहुत एक्साइटेड होती है और फोन काट देती है। मोहन और सरिता की सारी बातें करण सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर वो उस समय तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाता है। अगले दिन मोहन सरिता से मिलता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कार में ले जाता है। करण भी उनके पीछे निकल जाता है। मोहन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कुछ बताओ तो सही एक बार। अरे वेट यार सरिता, ये सरप्राइज है, ऐसे थोड़ी ना सब कुछ बता दूंगा। मोहन और सरिता रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और सरिता को मोहन का सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ करण आ जाता है। करण को वहाँ देखकर दोनों थोड़े डर जाते हैं, लेकिन करण वहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, तो गुस्से में वापस घर आ जाता है। माँ, आपको पता है आपकी बहू मेरे दोस्त के साथ घूमती है, कुछ तो खबर रखा करो उसकी। अरे शांत हो जा, आने दे उसे, इसकी आज ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। हाँ। तभी वहाँ सरिता और मोहन साथ में आते हैं। अरे ओ कलमुही, शर्म नहीं आई तुझे? यूँ बाहर से मुंह काला कराते हुए। रुक, तेरे घर वालों को अभी पहुँचाती हूँ ये खबर। अरे आपके बेटे को शर्म आई क्या? अपनी बीवी से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है। सरिता, चुप हो जा, आज वरना मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। और मोहन, तुम मेरा दोस्त है ना? वाह, क्या खूब दोस्ती निभाई है तूने मेरी ही बीवी के साथ। अरे भाई, कौन सी बीवी? आज तक तूने इसे अपनी बीवी माना भी है? कभी इसके दिल की बात सुनी है? कभी इससे दो प्यार भरी बातें की है? अरे तुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे किस चीज से खुशी मिलती है। अगर तू इसे बीवी मानता ना तो आज ये मेरे साथ नहीं होती। मोहन की बात सुनकर करण चुप और शांत खड़ा हो जाता है और उसे वो समय याद आने लगता है जब उसने अपनी बीवी को कभी बीवी नहीं माना था।
तो वहीं वसुंधरा सरिता के घर वालों को फोन करके वहाँ बुला लेती है और उन्हें सारी बात बताती है। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा कुछ करते हुए? अरे तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? गलती मेरी नहीं बल्कि आप लोगों की है। जो कुछ भी हुआ ना आप लोगों की वजह से हुआ। मेरी मर्जी जाने बिना एक ऐसे इंसान से मेरी शादी कर दी, रिश्ता जोड़ दिया जिससे मैं अच्छे से जानती तक नहीं थी। अरे उसने ये रिश्ता कभी निभाया ही नहीं। आज तक मुझे प्यार के दो बोल नहीं बोले उसने। अरे जो चीजें मुझे मेरे पति से मिलनी चाहिए वो सब कुछ मुझे मोहन ने दिया, तो क्यों ना प्यार करूं मैं उससे। आप लोग कैसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बेटी की खुशी तक नहीं देखी। अरे आपने जो कुछ भी किया ना सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया, मेरे लिए नहीं। सरिता बेटा हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एक बार भी अपनी बेटी के दिल की बात नहीं जानी। बेटा हमारी तरफ से तुझे खुली छूट है, तो जिसके साथ रहना चाहती है ना उसके साथ रह। सरिता मोहन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है और करण को तलाक देकर अपना सुखी जीवन बिताने लगती है। तो वहीं करण अपनी पूरी जिंदगी अफसोस और उदासी में जीता रहता है। वसुंधरा को भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख पहुंचता है और अपनी गलती का एहसास होता है कि किस तरह उसने अपनी बहू को मुट्ठी में करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जो अपनी खुशी के लिए जीता हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।